ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज मैं हमारे खेत में आकर बैठा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं टमाटर लगाए हुए हैं। पिछली बार भी यही कुएं के पास ही हम बैठे थे। देखिए, शायद लाइव किया था मैंने कुछ दिन पहले। वैसे खेत में आकर आपको मैं कई बार लेकर के आया हूँ, यहाँ कई बार वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सरपट्टा परंपराई, इस तमिल फिल्म का। BBC हफ्ते अमेज़न प्राइम वीडियोस पर इसे रिलीज किया गया है। को-रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पारंजीत। ये 1980 के दशक में इमरजेंसी के समय में स्थित एक सोशियो पॉलिटिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसमें बॉक्सिंग को सेंटर में रखकर सामाजिक चित्रण के माध्यम से उस समय की राजनीति, बहुत हवा चल रही है, ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माइक हाथ में ले लेता हूँ, पास से बात करते हैं। तो बॉक्सिंग को सेंटर में रखकर सामाजिक चित्रण के माध्यम से उस समय की राजनीति, जातिवाद, सामाजिक भेदभाव, अलग अलग समुदायों के बीच का कलह वगैरह, इन सब बातों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। फिल्म बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के टेक्निकली मास्टरपीस है। आप भले ही इस फिल्म के डायरेक्टर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक चित्रण किया है उन बातों से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कितना भी डिसएग्री क्यों ना करते हो, पर फिर भी आप इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स है उनके साथ ना चाहते हुए भी जुड़ जाएंगे। ये फिल्म हमें अपने साथ एक यात्रा पर, एक जर्नी पर लेकर के जाती है, और भले ही हमारी कितनी भी इच्छा ना हो तो भी हम उस यात्रा का एक हिस्सा बन ही जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पारंजीत अब ये सीख गए हैं कि सटल वे में अपनी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैसे प्रमोट किया जाता है। फिल्म में कौन सी बातें मुझे पसंद आई अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारी बातें हैं। कपिलन का बॉक्सिंग के प्रति प्रेम, उनके सरपट्टा समुदाय के जो बॉक्सिंग कोच है, कोच रंगन वडियार, उनके प्रति उसका जो आदर है, प्रेम है, सम्मान है, एक शिष्य के रूप में वो जो जिस प्रकार से उनका सम्मान करता है। इसके अलावा कोच रंगन का जो कठोर पर संयमित स्वभाव जिस प्रकार से दिखाया है, वो अपने समुदाय को जीतते हुए देखने की उनकी जो इच्छा है। इसके अलावा उनके विरोध में जिस समुदाय को दिखाया है, इडियप्पा समुदाय, उनके जो बॉक्सिंग कोच है दुरैयप्पा, उनके और कोच रंगन के बीच का जो झगड़ा है, हालांकि उनका कोई फ्लैशबैक तो नहीं दिखाया कोच रंगन और कोच दुरैयप्पा इनके बीच का, पर फिर भी हम उन दोनों ही कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं, हम उनके साथ में जुड़ पाते हैं। इसके अलावा कपिलन और उसकी माँ के बीच का रिश्ता जिस प्रकार से दिखाया है, कपिलन और उसकी पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, ये सारी बातें फिल्म में मुझे पसंद आई। ये सारी बातें हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखती है और कुछ बातें हमें फिल्म में भावुक भी करती है। अब देखिए, फिल्म में लगभग सब कुछ बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, एक स्पोर्ट्स फिल्म की दृष्टि से भी और सामाजिक चित्रण की दृष्टि से भी, पर फिर भी डायरेक्टर ने जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वे में इन सब बातों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, और इसी कारण से लगभग 3 घंटे की फिल्म होते हुए भी हम आखिर तक फिल्म के साथ में बने रहते हैं। अब एक स्पोर्ट्स फिल्म की दृष्टि से मैंने इसे प्रेडिक्टेबल इसलिए कहा क्योंकि लगभग हर स्पोर्ट्स फिल्म की जो कहानी होती है, इसकी भी वही कहानी है। फिल्म का जो लीड कैरेक्टर होता है, उसका किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम, इंटरेस्ट, फिर उसकी ट्रेनिंग, स्ट्रगल, सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होने के बाद में फिर वहाँ से नीचे गिरना व्यसन आदि में, और वहाँ से फिर से उठ खड़े होना। लगभग हर स्पोर्ट्स फिल्म की यही कहानी होती है और इसकी भी यही कहानी है। यहाँ पर बस दो अलग अलग समुदायों के बीच का जो झगड़ा है, कलह है, उसे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। और रही बात सामाजिक चित्रण की, तो भाई पारंजीत की फिल्म है। फिल्म में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, सामाजिक चित्रण कैसा होने वाला है, यह आप फिल्म को बिना देखे भी गेस कर सकते हैं। यानी जैसे कि हिंदू समाज में कैसे जातिवाद है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, बहुसंख्यक हिंदू समाज कैसे समाज के निचले तबके पर, गरीब समुदाय पर कैसे अत्याचार करता है। इसके अलावा केओस, अराजकता, सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह वगैरह, ये सारी बातें ज़्यादातर हमें पारंजीत की फिल्म्स में देखने को मिलती है, और इस फिल्म में भी हम इनमें से कई सारी बातें देख सकते हैं। चलिए, बारिश आ रही है, दूसरी जगह जाकर बैठना पड़ेगा अब मुझे। वीडियो बंद करता हूँ। पारंजीत की पिछली फिल्म काला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रजनीकांत जी का जो कैरेक्टर था उसे रावण के प्रतीक के रूप में दिखाया है, और दूसरी तरफ नाना पाटेकर जी का जो कैरेक्टर था जिसका नाम हरिदेव है, उसे एक क्रूर, दमनकारी, अत्याचारी, निर्दयी, हिंसक ऐसे राजनेता के रूप में दिखाया है, और उस कैरेक्टर को प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रतीक बताया है। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिंबॉलिक वे में फिल्म में क्रूर, दमनकारी, अत्याचारी, निर्दयी शासक दिखाने का प्रयास किया है सिंबॉलिक वे में। और देखिए, फिल्म के अंत में जब हरिदेव के जो क्रूर राजनेता है उसके लोग जब बस्ती में लोगों को मारने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बैकग्राउंड में हमें रामायण सुनाई देती है। रामायण का वो हिस्सा बोला जाता है जहाँ पर ये कहा गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब रावण के एक एक सर को काट रहे थे तो वहाँ पर नया सर उभर कर आ रहा था, और उस समय हमें ये दिखाया जाता है कि हरिदेव के लोग जब वहाँ पर बस्ती में लोगों को मार रहे थे तो नए नए लोग सामने उभर कर आ रहे थे। इसके बाद फिल्म के अंत में रावण का जो कैरेक्टर है, रजनीकांत का जो कैरेक्टर है काला का, उसकी मृत्यु तो हो जाती है, पर
उसकी जो विचारधारा है, रावण की जो विचारधारा है, वो लोगों के अंदर प्रेरणा देती है। लोग उससे बहुत प्रेरित हो जाते हैं और उससे प्रेरित होकर फिर जो हरिदेव का कैरेक्टर है, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रतीक के रूप में दिखाया है, उसकी लोग हत्या कर देते हैं। इसके साथ में ही काला फिल्म में रजनीकांत के बेटे को 3 मिलियन से अधिक लोगों की हत्या करने वाले लेनिन का नाम दिया गया था और लेनिन का नाम देकर इस प्रकार से फिल्म के माध्यम से उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करने का प्रयास किया था। और शायद इसी वजह से मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रभु श्री रामचंद्र जी की सिंबॉलिक वे में एक प्रकार से हत्या होते हुए दिखाया है, रावण की विचारधारा की विजय होते हुए दिखाया है। शायद इसी कारण से एक मीडियोकर फिल्म होते हुए भी काला को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे बड़े बड़े मीडिया हाउस से। किसी ने 3 स्टार, किसी ने 3.5, किसी ने 4 स्टार्स भी दिए थे 5 में से। और इसी प्रकार से मिलती जुलती कई सारी बातें हमने हाल ही के समय में कई सारी अलग अलग तमिल फिल्मों में देखी है। जैसे कि अभी हाल ही में आई हुई कर्णन फिल्म का आप उदाहरण लीजिए, उसमें भी इसी प्रकार से एक सिंबॉलिक वे में, प्रतीकात्मक रूप में जो कर्ण नाम का पात्र है वो फिल्म के अंत में भगवान श्री कृष्ण के नाम के पात्र का गला काटता है, हत्या करता है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम के पात्र की हत्या को उस फिल्म में एक प्रकार से सेलिब्रेट किया गया है। पर शायद कबाली और काला इन दोनों ही फिल्मों में रजनीकांत के होते हुए भी जिस प्रकार का रिस्पॉन्स उन दोनों फिल्मों को लोगों के द्वारा मिला था, उसे देखकर शायद पारंजीत ने इस बार एक सटल वे में अपनी विचारधारा इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, ऐसे लगता है। मैं सारपट्टा परंपराई को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। चलिए फिल्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं। फिल्म में कबीलन को 2-3 जगह पर यह कहा गया है कि इडियप्पा समुदाय के वेम्बुली को हराना तुम्हारे नेबरहुड के लिए, तुम्हारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा 2-3 जगहों पर कहा गया है, पर इसके पीछे का कारण उन्होंने नहीं बताया। मतलब जब तक बात बॉक्सिंग तक सीमित थी वहाँ तक तो ठीक था। मतलब कोच रंगन और कोच दुरैयप्पा, इन दोनों के बीच में मनमुटाव था, झगड़ा था। इस कारण से आपसी वैमनस्य के कारण वो दोनों समुदाय एक दूसरे के विरोध में हो गए थे। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। पर तुम्हारे नेबरहुड के लिए, तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों के लिए इडियप्पा समुदाय को हराना ज़्यादा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये डायलॉग क्यों थे और उसके पीछे का कोई रीज़न उन्होंने पर्टिकुलर नहीं दिया। हालांकि सामाजिक और जातिगत भेदभाव के कई सारे डायलॉग्स थे फिल्म में, पर पर्टिकुलरली वेम्बुली को हराना या फिर इडियप्पा समुदाय को हराना कबीलन के लिए और कबीलन के नेबरहुड के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए क्यों आवश्यक था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन फिल्म में नहीं दिया गया। पॉलिटिक्स की बात करें तो कोच रंगन को डीएमके पार्टी से जुड़ा हुआ दिखाया है। करुणानिधि को वो फॉलो करते हैं। करुणानिधि को एक जैसे एक कैरेक्टर को फिल्म में दिखाया भी गया है। बाद में जब इमरजेंसी लगने के बाद कोच रंगन को जेल में डाल दिया जाता है तो उनका जो बेटा है कोच रंगन का, वो एमजीआर की पार्टी से जुड़ जाता है। मतलब एमजीआर जैसे दिखने वाले एक कैरेक्टर पर वो फूल माला वगैरह चढ़ा रहे हैं, ऐसा हमें दिखाया गया है। ज़्यादा पर्टिकुलर ऐसा कुछ उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर एमजीआर जैसे एक फिल्म स्टार को वो फोटो फूल हार वगैरह चढ़ा रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। और उससे जुड़ने के बाद में फिर कोच रंगन का जो बेटा है वो गलत मार्ग पर लग जाता है। मतलब देसी दारू वगैरह बनाना, चोरी छुपकर वगैरह इन जैसे इलीगल कामों में वो लग जाता है। यानी वो गलत संगति में लग गया या गलत पार्टी के साथ में जुड़ गया, इस कारण से वो गलत मार्ग पर लग गया। शायद ये डायरेक्टर वहाँ पर दिखाना चाहते थे। इसके अलावा फिल्म में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को जिस प्रकार से दिखाया गया है वो भी मुझे पसंद आया। घर की महिलाओं को काफ़ी सशक्त फिल्म में दिखाया गया है। जैसे कि कबीलन की जो माँ है वो अपने बेटे को मारती है, डांटती है, टोकती है और उसे पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। इसके अलावा कबीलन की जो पत्नी है उसे भी काफ़ी मतलब आवश्यकता पड़ने पर अपने पति को काफ़ी डांटती है, ऊंची आवाज़ में उसे बुरा भला बोलती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसे भी दिखाया है। पति के जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए वो फिर भी अपने पति के साथ खड़ी रहती है और इसे पॉजिटिव वे में फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा कोच रंगन की जो बहू है उसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। अपने पति को अगर कोई बुरा भला बोल दे, कोई गलत बोल दे तो वो सहती नहीं है। वो अपने ससुर के सामने, सबके सामने घर में ऊंची आवाज़ करके सबको डांटती है, टोकती है। इस प्रकार से महिलाओं को काफ़ी फिल्म में सशक्त दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वहाँ पर इसी प्रकार का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। घर में महिलाएं काफ़ी सशक्त आपको देखने को मिलेंगी। पर ऐसे परिवार हमें आजकल फिल्मों में तभी देखने को मिलते हैं जब इन फिल्म मेकर्स को हिंदू समाज में जो जातिवाद है, भेदभाव है, वो दिखाना होता है। बाकी अन्य जगहों पर तो ज़्यादातर जो हमारे सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले जो परिवार होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर पेट्रियार्की और घर के मर्द कितने निर्दयी अत्याचारी होते हैं, बच्चियों को पटक पटक कर मार डालते हैं, वैवाहिक बलात्कार करते हैं और महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, बस डंडे लेकर ही बैठे हुए होते हैं। उन्हें कोई अपने बेटियों की, बहुओं की, घर की पत्नी की, किसी की कोई चिंता नहीं होती है। बहुत ही घिनौनी पेट्रियार्कल मानसिकता वाले होते हैं। इसी प्रकार से ज़्यादातर फिर हमें आजकल परिवारों का चित्रण देखने को मिलता है। उन हिंदू परिवारों में
महिलाओं को बहुत ही दबा कुचला दिखाया जाएगा, उन पर बहुत अत्याचार होते हैं, उनको बोलने की कोई आज़ादी नहीं है, वो शब्द भी नहीं बोल पाते, बहुत डरे सहमे हुए उनको दिखाया जाता है आजकल की ज़्यादातर फिल्मों में। पर जब जातिवाद या फिर भेदभाव को दिखाना होता है तब फिल्म मेकर्स गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सही तरीके से दिखाते हैं। इसके अलावा फिल्म में कबिलन की माँ जो कबिलन को बहुत मारती है, डांटती है, टोकती है, झाड़ू से तक मारती है, इन बातों को भी फिल्म में पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। उस माँ की भावनाओं का सम्मान किया गया है, उसे कैसे अपने बेटे की चिंता थी, इस कारण से वो डांट रही थी, इस प्रकार से उन बातों को दिखाया गया है। इसके अलावा इस फिल्म की एक और बात आपने देखी होगी कि फिल्म में जो कबिलन का कैरेक्टर है या फिर कोच रंगन का जो कैरेक्टर है या जो पुरुषों के कैरेक्टर है, उनको काफ़ी उग्र स्वभाव वाला, कठोर स्वभाव वाला दिखाया है। जैसे कि कबिलन के जीवन का बुरा समय जब उनको दिखाना था तब उन्होंने उसे अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाते हुए दिखाया है, पत्नी का गला दबाते हुए दिखाया है, काफ़ी ऊंची आवाज़ में वो पत्नी के साथ वहाँ पर बात करता है। इसके अलावा कोच रंगन भी अपने घर में अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ऊँची आवाज़ में वगैरह वो बात करते हुए उनको दिखाया है। पर इन सब बातों को फिल्म में एक प्रकार से पॉजिटिव वे में दिखाया है। और आपने देखा होगा किसी भी जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, उन्होंने किसी ने भी इस समय इन कैरेक्टर्स को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वगैरह इस प्रकार से नहीं कहा होगा, या जहरीला पुरुषत्व इनके माध्यम से दिखाया गया है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा होगा। हालांकि इस फिल्म में स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, इन दोनों को एक दूसरे को डांटते हुए, टोकते हुए, एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखाया गया है। और इस प्रकार से इन सब बातों को दिखाया है कि जैसे ये सब बातें जीवन का अभिन्न अंग हो। कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे पर डांटते हैं, टोकते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना। इस प्रकार से पॉजिटिव वे में इन सब बातों को दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही भी है। यही मनुष्य का जीवन है, इन बातों को हम नकार नहीं सकते हैं, इन बातों से हम भाग नहीं सकते हैं। पर बस दुख की बात यह है, ये सब बातें इस प्रकार से परिवारों को तभी दिखाया जाता है जब डायरेक्टर को अपने एक पर्टिकुलर वे में समाज का चित्रण करना होता है या अपनी किसी एक विचारधारा को प्रमोट करना होता है। बाकी तो जब उनको तथाकथित मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करना होता है और हमारे फैमिली सिस्टम या जो हमारी संस्कृति है उनको निगेटिव वे में दिखाना होता है, तब तो भाई यही परिवार पेट्रियार्कल हो जाते हैं। यही सब बातें जो यहाँ पर पॉजिटिव वे में दिखाई गई है, वही सब बातें वहाँ पर निगेटिव हो जाती है। चलिए दोस्तों, इस विषय पर बात करने बैठ जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर यही था मेरा सरपट्टा परंपराई का रिव्यू। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में ऑब्वियसली बॉक्सिंग है तो वायलेंस है ही, थोड़ा बहुत कुछ रोमांटिक सीन वगैरह है, किसिंग वगैरह के, और यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो सेंसर बोर्ड के अनुसार अगर आप परिवार के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।